सबसे पहला क्वेश्चन है 52वां जी7 शिखर सम्मेलन 2026 ये कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। दोस्तों 52वां जी7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के सामने मौजूद प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधित चुनौतियों पर सदस्य देशों के बीच आपसी समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना। जो केंद्रित क्षेत्र हैं इस बैठक के दौरान वैश्विक भागीदारी, विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक स्थिरता, भू राजनीतिक चुनौतियां जैसे विषयों पर चर्चा की गई। जी7 समूह के बारे में बात करते हैं। ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था की एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि यूएसए शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में किस बंदरगाह को भारत का शीर्ष टॉप कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है? द राइट आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। इसको विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह घोषित किया गया है। वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सूचकांक में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बेहतरीन सुधार करते हुए 22वां वैश्विक स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और एस एंड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नोवार्टिस ने हाल ही में भारत में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर इलाज के लिए किस नाम की पहली रेडियो लिगैंड थेरेपी लॉन्च की है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पल्वी विक्टो। प्रमुख दवा कंपनी नोवार्टिस इंडिया ने भारत में एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए पहली PSMA टारगेटेड रेडियो लिगैंड थेरेपी जिसका नाम है पल्वी विक्टो, इसको आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। ये थेरेपी मुख्य रूप से उन मरीजों के लिए है जिनका प्रोस्टेट कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल चुका है और जिन पर पारंपरिक हार्मोन थेरेपी बेअसर साबित हो रही है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच WEF जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके टेक्नोलॉजी पायनियर्स 2026 नेटवर्क में कुल कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को शामिल किया गया है? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 9 कंपनियां। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वर्ष 2026 के 100 सबसे होनहार टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में 9 भारतीय डी टेक और स्पेस स्टार्टअप्स ने अपनी जगह बनाई है। इस वर्ष वैश्विक समूह में शामिल होने वाले प्रमुख भारतीय स्टार्टअप में एयरबाउंड, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, बॉर्डर प्लस, ध्रुव स्पेस, एथरियल एक्सप्लोरेशन गिल्ड, फार्म बॉक्स बायो, आर्बिट्रेटेड, सरला एविएशन और बरा शामिल है। दोस्तों WEF की 2026 की सूची का मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने वाली शुरुआती चरण की कंपनियों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा डिजिटल भुगतान ऐप दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट बना है? इसका आंसर हो जाएगा फ़ोन पे, ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है फ़ोन पे, दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप बनकर उभरा है। वैश्विक डिजिटल वॉलेट डाउनलोडिंग के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर है, जहां फ़ोन पे पहले स्थान पर और पेटीएम दुनिया के शीर्ष 3 सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप्स में शामिल है। भारत के घरेलू एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI बाजार में अकेले फ़ोन पे की हिस्सेदारी 46% से अधिक है, जो हर महीने 10 अरब से अधिक लेन देन प्रोसेस करती है। नेक्स्ट, टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस द्वारा विकसित पहले मेड इन इंडिया C295 सैन्य परिवहन विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट गुजरात के किस शहर से सफलतापूर्वक संपन्न हुई है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी बड़ोदरा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस इसकी साझेदारी में भारत में पहली निर्मित C295 सैन्य परिवहन विमान ने 10 जून 2026 को गुजरात के बड़ोदरा स्थित फाइनल असेंबली लाइन के अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की है। भारत के रक्षा इतिहास में ये पहला अवसर है जब किसी निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा देश के भीतर ही पूर्ण सैन्य विमान का निर्माण और असेंबलिंग का काम सफलतापूर्वक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जहरीले
खरपतवार नाशक जिसका नाम है पैराक्वाट, इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना है? दोस्तों, पैराक्वाट की बात करते हैं, इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला तेलंगाना देश का तीसरा राज्य बना है। प्रतिबंध लगाने में तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। सरकार ने अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट हर्बिसाइड की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करने वाला ये तीसरा राज्य बना है। तेलंगाना से पहले केरल और उड़ीसा ये काम कर चुके हैं। इस खतरनाक और जानलेवा रसायन पर पहले ही पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के 11 पारंपरिक उत्पादों को एक साथ भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? द राइट आंसर विल बी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है चेन्नई में स्थित जीआई रजिस्ट्री ने झारखंड राज्य के 11 पारंपरिक उत्पादों को एक साथ भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और कृषि विरासत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस सूची में प्रमुख कृषि उत्पादों में चतरा का स्वदेशी मक्का, खूंटी का मडुआ जिसको रैगी बोलते हैं, गुमला की बासमती चावल किस्म और लोहरदगा की पारंपरिक दलहन फसलें शामिल है। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने पानी में आर्सेनिक की उपस्थिति का तेजी से पता लगाने के लिए आर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? दोस्तों, आईआईटी भुवनेश्वर की अगर हम बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने पीने के पानी में असैनिक प्रदूषण की तुरंत और सटीक जांच करने के लिए आर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल सेंसर डिवाइस विकसित किया है। ये डिवाइस पारंपरिक प्रयोगशाला परीक्षणों की तुलना में बहुत ही कम समय मतलब कुछ ही मिनटों में पानी के नमूनों में आर्सेनिक की सूक्ष्म मात्रा की आसानी से पता लगा सकता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन, यूट्यूब के इतिहास में 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्तिगत क्रिएटर कौन बने हैं? क्रिएटर पूछा गया है जिनका 50 मिलियन मतलब 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है। पहले यूट्यूबर बने हैं दोस्तों जिमी डोनाल्डसन, ठीक है, जो कि अमेरिकी मूल के हैं। दुनिया का जो मिस्टर बीस्ट इनका चैनल है, ठीक है, इस नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये 50 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर बन गए हैं। मिस्टर बीस्ट ने साल 2012 में बेहद कम उम्र में अपना चैनल शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने 2022 में 100 मिलियन, 2024 में 300 मिलियन और अब जून 2026 में 500 मिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर एक नया वैश्विक कीर्तिमान हासिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ अमेरिका ने सैन्य अभियानों को अस्थायी रूप से समाप्त करने और होर्मुज जल डमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका की बात करते हैं, इन्होंने ईरान के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पिछले कई महीनों से जारी युद्ध को समाप्त करने और तनाव को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक शांति समझौता जिसका एमयू बोलते हैं, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति बनी है। इस समझौते की मध्यस्थता में पाकिस्तान ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस समझौते के तहत ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाएगा, जिससे विश्व के इस सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग को वैश्विक वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए पूरी तरह से खोला जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला बावड़ बूटी साड़ी और कपड़ा 21 राज्य से संबंधित है? दोस्तों, बिहार की बात करते हैं, बिहार से संबंधित है। इसकी समृद्ध कला और हस्तशिल्प परंपरा को एक बड़ी वैश्विक पहचान मिली है, जिसके तहत राज्य के 3 प्रमुख पारंपरिक उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला है। पहला है बावन बूटी साड़ी और कपड़ा, ये नालंदा जिले से संबंधित है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा है पत्थर कट्टी पत्थर शिल्प, जो कि गया जिले का पारंपरिक उत्कृष्ट पाषाण कला है। तीसरा है पीढ़िया पेंटिंग, ये भोजपुर क्षेत्र की एक अनूठी और प्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकला है। अगला क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित मानव मस्तिष्क के सेल रेजोल्यूशन 3D एटलस का नाम क्या है? इसका नाम अगर हम लोग देखें तो ये है दोस्तों एंकर, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोशिका स्तर पर मानव मस्तिष्क के स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत और हाई रेजोल्यूशन 3D एटलस जारी किया है, जिसे एंकर नाम दिया गया है। एंकर का फुल फॉर्म क्या है? एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन स्टेम एंड 3D रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस अत्याधुनिक डिजिटल एटलस को आईआईटी मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर एसजीबीसी द्वारा विकसित किया गया है।
हमारा अगला क्वेश्चन, जून 2026 में भारत सरकार ने आरबीआई और एसबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? दोस्तों, संजय लोहिया की अगर हम बात करें तो ये नामित हुए हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के सचिव संजय लोहिया को भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों के केंद्रीय बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया है। संजय लोहिया ने पूर्व सचिव नागराजू मुद्दीराला इनका मद्दिराला का स्थान लिया है, जो 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने हाल ही में किस जीव पर पहली बार वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर विल बी, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रेटर हॉर्स बैजर। असम के प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व ने पहली बार ग्रेटर हॉग बैजर नामक दुर्लभ जीव पर एक व्यापक वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट जारी की है। इस वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ग्रेटर हॉग बैजर, इसकी अनुमानित आबादी लगभग 114 है। ये जीव अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट, जिसको बोलते हैं IUCN रेड लिस्ट में स्लाइटली थ्रेटेंड मतलब कमजोर संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे उच्च सुरक्षा भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो 16 जून को मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और 2 ही जून को मनाया जाता है तेलंगाना का स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस। ये दिवस कुछ इस तरह से मनाए जाते हैं। 2026 में भारत ने अटल टिंकरिंग लैब ATL फ्रेमवर्क पर आधारित स्कूल इनोवेशन लैब्स कहाँ लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। भारत और फ्रांस ने मिलकर भारत फ्रांस ATL ब्रिज, इंडिया फ्रांस ATL ब्रिज की शुरुआत की है। दोस्तों, ये पहली बार है जब भारत के अटल टिंकरिंग लैब मॉडल को किसी यूरोपीय देश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस फ्रेमवर्क के तहत फ्रांस के नीस शहर में पहली स्कूल इनोवेशन लैब स्थापित की गई है। इसका आधिकारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में भारत मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, पांचवां देश। जून 2026 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा किए गए सफल परीक्षणों के बाद भारत यह एडवांस मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है। भारत से पहले यह तकनीक केवल अमेरिका, रूस, चीन और इसराइल के पास ही उपलब्ध थी। DRDO ने स्वदेशी इंटरसेप्टर मिसाइलों का लगातार 3 बार सफल फ्लाइट टेस्ट करके इस सिस्टम की सटीकता को साबित किया है। ये आधुनिक सुरक्षा कवच लगभग 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली दुश्मन की बैलिस्टिक और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को भाप कर हवा में ही नष्ट कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, इसे किसने सम्मानित किया है? द राइट आंसर विल बी स्लोवाकिया। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान जिसका नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। ठीक है। इसे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति जिनका नाम पीटर पेलेग्रिनी, इन्होंने सम्मानित किया है। तो आप लोग याद रखना, ये विशेष सम्मान उन्हें 15 जून 2026 को ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया में एक समारोह के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने और उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। ये किसी विदेशी देश द्वारा PM मोदी को दिया गया 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 2026 में सरकारी विश्वविद्यालय की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय।
जून 2026 में IIRF इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के तहत सरकारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में नई दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसको पहला स्थान मिला है और दूसरा दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा जामिया मिलिया इस्लामिया। अगला है जून 2026 में चर्चा में रहे WT मारुत पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है बेसिकली इसको प्रहलाद जोशी जो कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, उन्होंने किया है। इसका जो फुल फॉर्म है विंड टर्बाइन मटेरियल एंड रिसोर्स यूटिलिटी ट्रैकर। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी इन्होंने गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान WT मारुत पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह भारत का पहला समर्पित विंड टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन, टाइम 100 स्पोर्ट्स सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाला ही एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है। आप लोग इनको जानते होंगे, ये है दोस्तों स्मृति मंधाना। जून 2026 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में भारत की उप कप्तान और स्टार ओपनर स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है। वह इस लिस्ट में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट हैं। मंधाना को इस वैश्विक सूची में टाइटन श्रेणी में जगह दी गई है, जहां वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एर्लिंग हॉलैंड और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर कप्तान टेम्बा बाबुआ जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने किसे नया NCC स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर A और B यानी कि ये D सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने NCC नेशनल कैडेट कोर जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर इसके प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश और झारखंड में 2 नए स्वतंत्र राज्य निदेशालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये नई मंजूरी के बाद देश में कुल NCC राज्य निदेशालयों की संख्या 17 से बढ़कर 19 हो गई है। दोस्तों इससे पहले ये दोनों राज्य संयुक्त निदेशालय के अधीन थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ जुड़ा हुआ था, झारखंड बिहार के साथ जुड़ा हुआ था, संयुक्त रूप से संचालित होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रिक्स वर्साय दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट 2026 की सूची में शामिल होने वाला भारतीय कौन सा एयरपोर्ट बना है। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो भारत के 2 हवाई अड्डे हैं, नई मुंबई एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट, ए और बी दोनों हो जाएगा। दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साय 2026 की सूची में भारत का जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1, गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को शामिल किया गया है। इन दोनों ही हवाई अड्डों का विकास संचालन अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसे वैश्विक स्तर पर भारतीय विमानन बुनियादी ढांचे का लोहा मनवाया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह एक्वा पार्क और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ इन्होंने किया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार, ऑप्शन नंबर A। 15 जून 2026 को केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, जिनको लल्लन सिंह नाम से जानते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संयुक्त रूप से बिहार में मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की है। एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला भोजपुर जिले के मसाड़ में रखी गई है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड इसके नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन राजधानी पटना में किया गया है। अगला क्वेश्चन, कनाडा, फिलीपींस और आइसलैंड की 3 वैश्विक कहानियों के साथ 19वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF 2026 की शुरुआत ये कहाँ पे हुई है। दोस्तों इसको किया गया है मुंबई में। गैर फीचर फिल्मों, वृत्त चित्र, लघु कथा और एनिमेशन के लिए एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े फिल्म समारोह में एक 19वां जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसका भव्य उद्घाटन मुंबई में किया गया है। इस बार उत्सव की शुरुआत 3 बेहद संवेदनशील और अनूठी वैश्विक कहानियाँ ओपनिंग फिल्म प्रदर्शन के साथ हुई। टाइम एंड वाटर और आइसलैंड की यह फिल्म पिघलते ग्लेशियरों की जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों को दर्शाती है। किसने नई दिल्ली के संविधान सदन सेंट्रल हॉल में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है। ये किया है ओम बिरला ने, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इन्होंने इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली के ऐतिहासिक संविधान सदन पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इसका आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं उनके द्वारा और लोकसभा सचिवालय के सहयोग से आयोजित किया गया। देश के युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, शासन और नीति निर्माण से जोड़ना ताकि वे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भागीदार बन सकें। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित
किया है? इसका आंसर हो जाएगा 2035। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने जून 2026 में गोवा में आयोजित ग्लोबल विंड डे विश्व पवन दिवस सम्मेलन के दौरान इस लक्ष्य की जानकारी दी। 2030 तक का 100 गीगावाट, 2035 तक का 155। भारत की वर्तमान स्थिति पवन ऊर्जा क्षमता 56.1 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। इस क्षमता के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पारंपरिक स्वदेशी वाद्य यंत्र सारिंदा को भौगोलिक संकेतन यानी कि जियोग्राफिकल टैग जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी। ये वाद्य यंत्र को आधिकारिक तौर पर त्रिपुरा सारिंदा वाद्य यंत्र के नाम से जीआई टैग मिला है। सारिंदा है क्या? ये त्रिपुरा की एक लोक संगीत परंपरा का एक बेहद खास तंतु वाद्य यंत्र है। इसे लकड़ी के एक ही टुकड़े के अंदर से खोखला करके बहुत ही मजबूती से तराशा जाता है, जिसे गज बो की मदद से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाटा और एयरबस ने किस राज्य में पहले मेड इन इंडिया C295 सैन्य परिवहन की टेस्ट फ्लाइट इसका परीक्षण किया है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों गुजरात। गुजरात के बड़ोदरा में ये किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मतलब कि वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जून। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बढ़ती हुई मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे की गंभीर समस्या के प्रति वैश्विक स्तर पर जन जागरूकता को बढ़ाना है। यूएनजी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 1994 में एक प्रस्ताव पारित किया था। हर साल 17 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा भी की थी। पहला विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून 1995 को मनाया गया था। कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश बना है? इस देश का नाम है ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान। दोस्तों उज्बेकिस्तान 5 जून 2026 को एनडीबी का 10वां सदस्य और शेयर धारक बना है। यह इस बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई सेंट्रल एशिया का देश है। एनडीबी उज्बेकिस्तान में ऊर्जा, जल प्रबंधन, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास में वित्तीय मदद करेगा। ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स देशों द्वारा वर्ष 2015 में स्थापित इस बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। मूल ब्रिक्स देशों और उज्बेकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और अल्जीरिया इसके सदस्य हैं एनडीबी के। एनडीबी का मुख्यालय है शंघाई, चीन में। ठीक है, 2015 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत और किस देश ने मिलकर तमिलनाडु की ग्रैप्स 3 म्यूऑन टेलीस्कोप से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की निगरानी की है? दोस्तों बात की गई है भारत और एक दो देश की। भारत के अलावा जो देश है वो है ऑप्शन नंबर सी जापान। ये शोध है भारत के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और जापान के ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। ग्रेप्स 3 गामा रेज एस्ट्रोनॉमी पीवी एनर्जीज 3 जिसका फुल फॉर्म है। टेलीस्कोप तमिलनाडु के ओटी में स्थित है। ठीक है, इस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य है कॉस्मिक किरणों, उनके स्रोतों और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन, किस देश की मध्यस्थता और मेजबानी में अमेरिका जो कि यूएसए है और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक प्रारंभिक शांति का समझौता इसके क्रियान्वयन की वार्ता शुरू हुई है? दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहीं पे जो दूसरा देश है ईरान, वहाँ के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियन। इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है 14 सूत्री प्रारंभिक शांति समझौता जो कि स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में आयोजित की गई है। तो ये क्रियान्वयन वार्ता की शुरुआत हुई है स्विट्जरलैंड की मध्यस्थता में। ये ऐतिहासिक समझौते का मुख्य उद्देश्य है मिडिल ईस्ट जो पश्चिम एशिया है इसमें महीनों से जारी युद्ध को वापस समाप्त करना, क्षेत्र में शांति को स्थापित करना। समझौते के तहत दोनों देशों ने अंतिम विस्तृत समझौते तक पहुंचने के लिए अधिकतम 60 दिनों की समय सीमा तय की है। अगला क्वेश्चन, ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड फार्माकोपिया की 16वीं इंटरनेशनल मीटिंग 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत की अगर हम बात करते हैं
ये दोस्तों 16वीं जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ब्राज़ील में। इस मंच पर भारत के प्रतिनिधित्व आईपीसी ऑप्शन नंबर बी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इसने आधिकारिक तौर पर किया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर दवाओं की गुणवत्ता मानकों को तय करना और विभिन्न देशों के फार्माकोपिया दवा संहिताओं के बीच तालमेल को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन ने यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए किस प्रसिद्ध यात्री की यात्रा वृत्तांत का संयुक्त नामांकन करने पर सहमति जताई है? दोस्तों भारत चीन की बात करें तो इन्होंने हवेन सॉन्ग, ये राइट आंसर है बी। यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है या फिर अन्य सांस्कृतिक सूची है, इसके तहत हवेन सॉन्ग की प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत द ग्रेट टैग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स सीयू की को संयुक्त रूप से नामांकित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस संयुक्त नामांकन का प्रस्ताव जून 2026 में भारत की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह के बैठक के दौरान सामने आया है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान में नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो आईआईटी जो इसमें शामिल है वो है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी। इस राष्ट्रीय हब का मुख्य उद्देश्य है भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक और स्वदेशी सैन्य ड्रोन तकनीक का विकास करना। ये परियोजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के अभियान को बढ़ावा देगी। आईआईटी कानपुर अपने उन्नत एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग और ड्रोन अनुसंधान सुविधाओं के कारण इस महत्वपूर्ण रक्षा परियोजना के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 36 साल की शानदार सेवा के बाद किस हेलीकॉप्टर बेड़े को मुंबई में आधिकारिक तौर पर सेवा मुक्त किया है? इसका नाम अगर हम देखें तो ये है दोस्तों सी किंग MK-42 ब्रेवो मतलब बी। भारतीय नौसेना ने 18 जून 2026 को मुंबई के आईएनएस शिकरा पर आयोजित एक भव्य समारोह में सी किंग MK-42 बी इस हेलीकॉप्टर को विदाई दी है। इन बहुमुखी हेलीकॉप्टरों को वर्ष 1989 के दौरान नौसेना के अग्रिम पंक्ति के पनडुब्बी रोधी लड़ाकू और खोज एवं बचाव बेड़े के रूप में शामिल किया गया था। अपने शक्तिशाली रडार, सोनार और हथियारों की क्षमता के कारण इन्हें नौसेना में हार्पून के नाम से भी जाना जाता है। हार्पून, ठीक है? याद रखिएगा, इन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध और 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान बचाव अभियानों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में इस वर्ष दिमाग खाने वाले अमीबा के कारण सर्वाधिक 33 मौतें दर्ज की गई हैं? इस राज्य की अगर हम बात करें तो ये है दोस्तों हमारा साउथ का एक राज्य जो कि है केरल, ऑप्शन नंबर सी। केरल स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से 12 जून 2026 के बीच में राज्य में जो है आमीबिक एन्सेफ्लाइटिस के कारण 133 पुष्ट मामले और 33 मौतें दर्ज की गई हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक घातक दिमागी संक्रमण नाइजीरिया फॉलेरी नामक मुक्त जीवित अमीका के कारण होता है। किसके कारण? नाइजीरिया की फॉलेरी नामक, ठीक है? और जिसे वैज्ञानिक ने ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा है। अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इन्होंने दिल्ली एनसीआर में वाहनों को बदलने की योजना के लिए किस कंपनी के साथ पहला समझौता किया है? दोस्तों इस कंपनी की हम बात करें तो ये कंपनी है अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले कॉमर्शियल वाहनों को नए पर्यावरण अनुकूल वाहनों के साथ बदलने के लिए समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत अशोक लेलैंड और इसकी इलेक्ट्रिक वाहन शाखा स्विच मोबिलिटी जो कि पुराने आंतरिक दहन इंजन आईसी वाहनों को आधुनिक इलेक्ट्रिक और क्लीन फ्यूल वाहनों से बदलने में मदद करेगा। ये पहल भारत सरकार की राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति को तेजी से लागू करने और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन्होंने किस कक्षा की कला शिक्षा की पाठ्य पुस्तक में हड़प्पा कालीन जिसको बोलते हैं डांसिंग गर्ल की मूल तस्वीर को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है? दोस्तों एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 9 ऑप्शन नंबर सी, इसकी जो नई कला शिक्षा पाठ्यपुस्तक है मधुरिमा, इसमें बदलाव करने का फैसला किया है। इस नई किताब के पहले अध्याय हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में 4500 साल पुरानी प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल नर्तकी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से को डिजिटल रूप से धुंधला छायांकित करके दिखाया गया था, जिसकी इतिहासकारों और शिक्षाविदों ने कड़ी आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन पवनचक्की किस राज्य में स्थापित किया गया है? इस राज्य का नाम है गुजरात, जो कि इनमें ऑप्शंस में है नहीं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये भारत का अब तक का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली विंड टरबाइन जनरेटर है, जो कि गुजरात के मुंद्रा में स्थापित किया गया है। इस विशालकाय विंड टरबाइन की कुल ऊंचाई है 200 मीटर, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर से भी अधिक ऊंची है। इसकी ब्लेड जो है पंखे का व्यास लगभग 160 मीटर, जो इसे भारत में सबसे बड़े रोटर व्यास वाला टरबाइन बनाता है। इस टरबाइन को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनी मुद्रा विंटेक लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एनजीएचएम, दोस्तों नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण पोर्टल को किसने शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जो कि एमएनआरई नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान इस डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल जीएससीआई का मुख्य उद्देश्य है देश के उभरते हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्णायक अनुपालन को सुनिश्चित करना। ये मंच जो है उत्पादकों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और उत्सर्जन मानकों के सत्यापन को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भरोसा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध पारंपरिक वाद्य यंत्र बिहू पेपा को भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये है दोस्तों असम का, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार की भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जून 2026 में असम के सबसे मशहूर पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र बिहू पेपा को आधिकारिक रूप से जीआई टैग दिया गया है। पेपा जो है असम का एक अत्यंत प्रसिद्ध फोक वाद्य यंत्र है, जिसे मुख्य रूप से असम के रोंगाली, बोहाग, बिहू जैसे सांस्कृतिक त्योहारों और बिहू नृत्य के दौरान बताया जाता है। पारंपरिक रूप से इसे नर भैंस की सींग और बांस के माउथपीस फेंकने वाले हिस्से की मदद से बेहद बारीक हस्तशिल्प के तकनीक द्वारा बनाया गया है। जून 2026 में एनएससी, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिकल कमीशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी सैबल चट्टोपाध्याय। ये दोस्तों सैबल चट्टोपाध्याय केंद्र सरकार ने आईआईएम कलकत्ता के पूर्व निदेशक को एनएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय के साथ आयोग में 3 अन्य विशेषज्ञों को अंशकालिक सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, 15 देशों ने अवैध मछली पकड़ने को रोकने के लिए कौन सा घोषणा पत्र अपनाया है? दोस्तों एक घोषणा पत्र है जिसका नाम है मोम्बासा घोषणा पत्र। हाल ही में दुनिया के 15 देशों ने मिलकर समुद्र की सुरक्षा के लिए एक बड़ा समझौता किया। मुख्य नाम इस समझौते को मोम्बासा घोषणा पत्र नाम दिया गया है। इसका एकमात्र मकसद है समुद्र में बिना अनुमति और गैरकानूनी तरीके से मछली पकड़ने इलीगल फिशिंग के काम को पूरी तरह बंद करना। इससे समुद्री जीवों की रक्षा होगी और समुद्र पर निर्भर रहने वाले गरीब मछुआरों को उनका हक मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? इनका नाम है प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन। दोस्तों प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन भौतिकी के क्षेत्र में इस सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। उन्हें पुरस्कार कंपोजिट फर्मियंस की क्रांतिकारी खोज के लिए दिया गया है, जिसने क्वांटम भौतिकी की समझ को बदल दिया है। दोस्तों वुल्फ पुरस्कार को विज्ञान की दुनिया में नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ये पुरस्कार उन्हें इजराइल की राजधानी यरूशलेम में आयोजित एक विशेष समारोह में वहां के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। मूल निवास
इनका है दोस्तों राजस्थान। जून 2026 में किस भारतीय को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ITLOS में जज के पद पर नियुक्त किया गया है? का नाम है डॉक्टर प्रोफेसर बिमल एन पटेल। इनको समुद्री से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों की अदालत में जज चुना गया है। इन्हें इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में नियुक्त किया गया है। ये ट्रिब्यूनल समुद्री विवादों को सुलझाने का काम करता है और इसका मुख्यालय दोस्तों जर्मनी के हेमबर्ग में स्थित है। प्रोफेसर की इस नियुक्ति से अंतर्राष्ट्रीय मंचों और समुद्री कानूनों के निर्माण में भारत का प्रभाव और मजबूत होगा। भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच बहुराष्ट्रीय संयुक्त सेनाभ्यास जिसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 इसका आयोजन शुरू होगा? ये होगा दोस्तों मंगोलिया। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच मुख्य रूप से किया जा रहा है। एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्याभ्यास है जिसमें कई अन्य देश की सेनाएं भी हिस्सा लेती है। इसका उद्देश्य है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना, शांति अभियानों के लिए कौशल साझा करना और आपसी तालमेल को मजबूत करना है। ये सैन्य अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर के पास आयोजित किया गया जाता है। जून 2026 में किस राज्य की ऐतिहासिक कादियां ब्यास रेलवे लाइन परियोजना को लगभग 100 साल फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है? 100 साल के बाद, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब की ऐतिहासिक कादिया ब्यास रेलवे लाइन परियोजना, इसको लगभग 100 साल बाद फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ये लगभग 40 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन होगी जो गुरदासपुर जिले के कादिया को अमृतसर जिले के ब्यास से जोड़ेगी। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 14,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी शहर मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली NCR में बढ़ते दबाव को कम करने के लिए कितने नए नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एक एक करके ये 4 नए ग्रीनफील्ड बनाएगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय दिल्ली NCR में बढ़ते दबाव को कम करने के लिए 4 नए नमो शहर की विकसित करने की मंजूरी दी है। ये जो 4 नए ग्रीनफील्ड शहर है दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, एक एक करके बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा इन शहरों के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इन्हें रैपिड रेल RRTS नेटवर्क से जोड़ा जाएगा जिससे यात्रियों को 30 मिनट के भीतर NCR से कनेक्टिविटी मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में कौन सा संस्थान जो शीर्ष रहा है भारतीय संस्थान? ये है दोस्तों IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी द करेक्ट। इसका वैश्विक स्तर पर 118वीं रैंक है। भारत की जो टॉप है IIT दिल्ली विश्व में 118 रैंक, IIT बॉम्बे विश्व में 134 रैंक, IIT मद्रास विश्व में 170 रैंक। इस वर्ष पहली बार भारत के 3 संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय की सूची में जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल LG विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए सहान कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी है? सहान का फुल फॉर्म क्या है? स्नो लियोपार्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख के उपराज्यपाल जी ने जो तेंदुआ होता है, हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं, स्नो लियोपार्ड, उनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए सहान कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी है। और लद्दाख की स्थानीय भाषा में हिम तेंदुआ को शान भी कहा जाता है। तो वही शान, अगर हम इसको शान बोलेंगे तो उसका फुल फॉर्म वही बन रहा है, जो कि लद्दाख की राजकीय पशु भी है। लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना, हिम तेंदुओं के वैज्ञानिक संरक्षण करना और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना। अगला क्वेश्चन, महिला घरेलू क्रिकेट के अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट में 13 शतक जड़कर इतिहास रचने वाली अक्षरा गुप्ता का संबंध किस राज्य से है? बिहार की हैं दोस्तों युवा महिला क्रिकेटर ये अक्षरा गुप्ता। इन्होंने BCCI के अंडर 19 महिला वनडे टूर्नामेंट में 13 शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। अक्षरा गुप्ता ये स्कोर भारतीय महिला घरेलू क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर इनका ये बन गया है। CAG की राज्य वित्त
2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों ने 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जीएसडीपी बेंचमार्क के 3% से अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? इसका आंसर हो जाएगा 28 में से टोटल 18 राज्य ने। ठीक है, जिसमें मेघालय सबसे अधिक 8.69% और उसके बाद नागालैंड 6.14%, सिक्किम 5.59% का स्थान है। जून 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया जीएससीआई पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये नया डिजिटल पोर्टल है, भारत में उत्पादित होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन की गुणवत्ता और उनके मानकों को प्रमाणित करने के लिए शुरू किया जाता है। इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएनआरई द्वारा एक बड़े नीतिगत कदम के रूप में पेश किया गया है। ये पोर्टल भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की पारदर्शिता और उत्पादकों की विश्वसनीयता का वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के तहत एमएसपी पर दलहन एवं तिलहन की सबसे बड़ी खरीद 21 राज्य के लिए स्वीकृत की गई है। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों को खरीद को मंजूरी दी है। कुल स्वीकृति उत्तर प्रदेश के लिए लगभग एमएसपी मूल्य 1490 करोड़ से अधिक है। अन्य 3 राज्य उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात 160 प्लस करोड़, हरियाणा 18 प्लस करोड़ और तमिलनाडु 8.68 करोड़ की मूंग इस योजना को खरीद की मंजूरी मिली। तो ये चारों राज्य इसका आंसर हो जाएगा। 14वां मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 21 देश में आयोजित किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। मेजबान देश है भारत। आयोजन का समय अक्टूबर 2026 में। प्रमुख मेजबान शहर नई दिल्ली, आगरा और जयपुर होंगे। भारत के प्रतिनिधि इस प्रतियोगिता में मिस ग्रैंड इंडिया 2026 की विजेता लक्षिता थिलागराज करेंगी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस जिसको बोलते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये हर साल कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 20 जून। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नामित ये दिन दुनिया भर में संघर्ष और उत्पीड़न के कारण जो अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए शरणार्थी हैं, उनके साहस, शक्ति और संकल्प के सम्मान के लिए समर्पित है। इसकी जो आधिकारिक थीम रही है वो दोस्तों अंटिल एवरीवन इज सेफ, मतलब अंटिल एवरीवन इज सेफ। इस साल 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन, रिफ्यूजी कन्वेंशन की 75वीं वर्षगांठ भी पूरी हुई है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।